गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटे बायोडाइवर्सिटी में मैंने आपको टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये सब स्टडी करा दिया था। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी इन द इंडिया एंड हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ये सब हम पहले वाली वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे बच्चे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या स्टडी करेंगे हम? पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न कहाँ पे ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, किसके अकॉर्डिंग हमें बायोडाइवर्सिटी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो बेटा मेनली ज्योग्राफिकल, टोपोग्राफिकल और ह्यूमिडिटी ग्रेडियंट्स के साथ साथ में देर आर टू मास्टर ग्रेडियंट्स। ठीक है, देर आर टू मास्टर ग्रेडियंट्स अलोंग विच बायोडाइवर्सिटी इज मेजर्ड। तो मास्टर ग्रेडियंट कौन कौन से हैं? एक है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड दूसरा कौन सा है? एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनली और एल्टीट्यूडनली जब हम इंक्रीज करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती चली जाती है? डिक्रीज करती चली जाती है। ठीक है, लैटिट्यूडनली अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम ये अर्थ की बात करते हैं तो हमारे अर्थ का ये वाला रीजन कहलाता है इक्वेटर्स। ठीक है, दिस इज इक्वेटर रीजन। इक्वेटर से जस्ट हम साउथ या नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो वो रीजन कहलाता है बेटा ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल रीजन। अभी साउथ में या वेस्ट में है, साउथ में या नॉर्थ में। इसके बाद हमारा रीजन आता है कौन सा? सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन के बाद हमारा रीजन आता है टेम्परेट रीजन। कौन सा रीजन? टेम्परेट रीजन। ठीक है, और टेम्परेट रीजन के बाद ये कौन से हैं? ये है हमारे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, मतलब इन रीजन्स को हम पोल्स कहते हैं, जो यूजुअली आइस कवर्ड, स्नो कवर्ड एरियाज रहते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर लेवल, लेकिन इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब लैटिट्यूडनली हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती चली जाती है। हेंस वी कैन से एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, बायोडाइवर्सिटी गेट डिक्रीजेस। बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती चली जाती है। हेंस वी कैन से कि बायोडाइवर्सिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिकल रीजन, लेकिन बायोडाइवर्सिटी विल बी मिनिमम एट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिका रीजन। अगर हम आर्कटिक और अंटार्कटिका रीजन की बात करें तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी सबसे कम होगी, जबकि ट्रॉपिकल रीजन में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। क्योंकि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता चला जाता है, जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है वो नहीं रहता, बहुत ज्यादा सीजन में चेंज आता चला जाता है, कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स हैं वो इंक्रीज करते चले जाते हैं। ठीक है, सोलर रेडिएशन है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है, इस वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी भी डिक्रीज करती चली जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो हम कुछ कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोलंबिया रीजन जो होता है, जो यूजुअली इक्वेटर के नजदीक है, कोलंबिया रीजन, वहां पे 1400 स्पीसीज है किसकी? बर्ड्स की। क्योंकि ये कोलंबिया रीजन यहाँ पे इस इक्वेटर के आसपास में है, ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, दूसरा अगर हम एक और का एग्जांपल लेते हैं सिटी का, जैसे कि न्यूयॉर्क सिटी है जो टेम्परेट रीजन में पड़ता है, वहां पे बर्ड्स की स्पीसीज कितनी है? 105। दूसरा एग्जांपल लेते हैं न्यूयॉर्क जो कि टेम्परेट रीजन में पड़ता है, वहां पे 105 स्पीसीज है बर्ड्स की, और ये था ट्रॉपिकल रीजन में। और तीसरा एग्जांपल अगर हम ग्रीनलैंड का लें, इसका ग्रीनलैंड का जो यूजुअली पोलर एरियाज के आसपास में है, तो उस ग्रीनलैंड के
अंदर इसकी स्पीसीज का नंबर हो जाता है 56। तो आप क्या देख रहे हैं 1400, फिर 105, फिर 56। तो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज का नंबर क्या करता चला गया भाई, स्पीसीज का नंबर डिक्रीज करता चला गया। इसका मतलब लैटिट्यूडिनली स्पीसीज क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अब मेन पॉइंट ये आता है कि स्पीसीज है वो मैक्सिमम है ट्रॉपिकल रीजन पे और मिनिमम है पोलर रीजन पे। तो ऐसा क्या रीजन है कि ट्रॉपिकल रीजन पे मैक्सिमम स्पीसीज है। तो व्हाई स्पीसीज आर मैक्सिमम एट द ट्रॉपिकल रीजन, ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रॉपिकल रीजन में ही स्पीसीज सबसे ज्यादा हमें क्यों देखने को मिलती है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो सबसे पहला रीजन तो ये आता है कि वहां पे कोई कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स नहीं है। कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट का मतलब, कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब कोई भी नेचुरल वोल्केनिक इरेप्शन या अर्थक्वेक या ड्रॉट या फ्लड ऐसी वाली कंडीशन नहीं है ट्रॉपिकल रीजन में। वहां पे कोई लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन नहीं होता है स्पीसीज का। अनलाइक द temperate region, there is no glaciation। वहां पे ऐसा भी नहीं है कि ग्लेशियर्स पिघल गए हों और बहुत ज्यादा हैवी फ्लड के कारण लार्ज स्केल पे स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो गई हो। ठीक है, नो ग्लेशिएशन, सो नो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीसीज, ये नहीं होता है कौन से रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। सेकेंड थिंग क्या है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। यहाँ पे जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो मोर और लेस कॉन्स्टेंट होती हैं, बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट है वो निशे स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करता है। कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट प्रोमोट द निशे स्पेशलाइजेशन, और निशे स्पेशलाइजेशन अगर इंक्रीज करेगा, इट प्रोमोट द निशे स्पेशलाइजेशन विच फेवर द बायोडाइवर्सिटी। अगर निशे स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या, अभी रहने की जगह उनकी इंक्रीज हो जाती है। सोच के देखो, अगर हमें रहने के लिए घर ही ना मिले तो हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, है ना। तो उनके लिए क्या हो रहा है कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रही है तो उनका निशे स्पेशलाइजेशन इंक्रीज करता चला जाएगा, जिसकी वजह से स्पीसीज की डाइवर्सिटी इंक्रीज करती चली जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है बेटा कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर सोलर रेडिएशन ज्यादा आती है। यहाँ पे सनलाइट जो होती है, सनलाइट वो वर्टिकली फॉल करती है, वर्टिकली फॉल। और अगर सनलाइट मोर होगी, इफ मोर विल बी द सनलाइट, मोर विल बी द प्रोडक्टिविटी। जितनी ज्यादा सनलाइट होगी फोटोसिंथेसिस उतनी ज्यादा होगी, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। और अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज करेगी। तो तीन रीजन मैंने आपको बताया, कैटास्ट्रोफिज्म नहीं होता है, सीजनल एनवायरमेंट नहीं होता है, नॉन सीजनल कांस्टेंट रहता है, सोलर रेडिएशंस काफी ज्यादा रहती हैं। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है जिसका नाम क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ अनरिचमेंट। इससे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पैराडॉक्स ऑफ अनरिचमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सुनेंगे आप एक बार। ये बात कहता है बेटा कि वो सब कंडीशंस जो ग्रोथ को फेवर करती हैं, जैसे कि फेवरेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, जिस तरीके से ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स जो ग्रोथ को फेवर करती हैं, वो कभी भी स्पीसीज डाइवर्सिटी को इंक्रीज नहीं करती। ये पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट कहलाता है। पैराडॉक्स मतलब असमंजस वाली बात है। कहना तो ये होना चाहिए कि जहाँ पे जितनी ज्यादा न्यूट्रिएंट उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, बट ऐसा नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हमें उन रीजन्स में ज्यादा मिलेगी जहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा। पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट क्या कहता है भाई कि जो कंडीशंस ग्रोथ को फेवर करती हैं वो बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज नहीं होने देती। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स ऑफ एनरिचमेंट। बायोडाइवर्सिटी उन रीजन्स में ज्यादा मिलती है जहाँ पे डिस्टर्बेंस ज्यादा होंगे।
जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, कोरल रीफ में। अब सोचने की बात ये कि जितनी ज्यादा बायो डिस्टर्बेंस उतने ही ज्यादा ऑर्गेनिजम्स में मोर एंड मोर एडेप्टेशन आएंगे, ताकि वो अपने आप को एनवायरमेंट के प्रति एडजस्ट करे। जितने ज्यादा एडेप्टेशन आएंगे मोर एंड मोर स्पीसीज बनती चली जाएंगी। इस वजह से वहां पे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये हमने पहला ग्रेडियंट स्टडी किया, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। अब हम देखते हैं अल्टीट्यूडिनल स्पीसीज कैसे इंक्रीज। तो बेटा सेकंड मास्टर ग्रेडियंट हमारा आता है एल्टीट्यूडिनल ग्रेडियंट। ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम बेस से माउंटेन के ऊपर जाते, इसका मतलब एल्टीट्यूडिनल इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम बेस से माउंटेन के टॉप पे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती चली जाएगी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। इसलिए हम क्या कहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी विल बी मैक्सिमम एट द बेस एंड बायोडाइवर्सिटी विल बी मिनिमम एट द टॉप। जितनी ज्यादा हाइट बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, राइज इन एल्टीट्यूड, राइज इन एल्टीट्यूड देयर विल बी एवरेज डिक्रीज इन टेम्परेचर। मीन टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। एंड सेकेंड थिंग क्या होगी, एल्टीट्यूड डिक्रीज इंक्रीज होने के साथ साथ जो सीजनल वेरिएबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। एंड सीजनल वेरिएबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जितनी ज्यादा सीजनल वेरिएबिलिटी इंक्रीज होंगी, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, उतनी ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है ना। तो जैसे जैसे हमारा हाइट इंक्रीज करते चले जाते हैं, टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। 1000 मीटर की हाइट इंक्रीज होने पे, 1000 मीटर की हाइट जब इंक्रीज करती है तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, इतनी हाइट इंक्रीज होने पे। तो इस रीजन से हम क्या कहते हैं कि ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो ये तो बेटा हमने मास्टर ग्रेडियंट स्टडी किया कि पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी लैटिट्यूडनली और एल्टीट्यूडनली कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, वो मैंने आपको बताया। अब हम एक नेक्स्ट स्टडी करते हैं, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ये किसने बताया था, इसके लिए हम देखेंगे एक जर्मन के नेचुरलिस्ट थे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या किया, जब वो साउथ अमेरिका के जंगल को एक्सप्लोर कर रहा था तो उसने ये ऑब्जर्व किया, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है एरिया, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज कर रहा है स्पीसीज रिचनेस भी इंक्रीज करती चली जाती है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक। तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि he found that species richness increases with increase in area, but up to a limit, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, फिर उसने क्या किया बेटा, उसने इस चीज को, एरिया को और स्पीसीज रिचनेस को एक ग्राफिकल फॉर्म में रिकॉर्ड किया। उसने क्या देखा, इट अपीयर्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर ए वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड दिस ग्राफ अपीयर्स एज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर वाइड वेराइटी ऑफ स्पीसीज, लाइक बहुत सारी वेराइटी ऑफ स्पीसीज, जैसे कि वेस्कुलर प्लांट, जैसे कि फिशेस, बर्ड्स, बैट, इन सब के लिए, लाइक वेस्कुलर प्लांट, बर्ड्स, बैट्स एंड फ्रेश वाटर फिशेस के लिए। जब उसने इस ग्राफ को देखा तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की फॉर्म में उसने नोट किया, एंड द रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द लॉगरिथमिक स्केल। और उसने इस रिलेशनशिप को किस फॉर्म में देखा, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। उसने एक्स एक्सिस के ऊपर तो लिया एरिया, यहाँ पे
और वाई एक्सिस पे उसने किया स्पीसीज रिचनेस, वाई एक्सिस पे उसने स्पीसीज रिचनेस को जब प्लॉट किया तो इस तरीके से उसने स्ट्रेट लाइन ग्राफ को रिप्रेजेंट किया और इस इक्वेशन क्या दी कि log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a, log c प्लस जेड log a। यहाँ पे किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो s है वो स्पीसीज रिचनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो a है ये s रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज रिचनेस को, ठीक है। यहाँ पे a रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को, ठीक है। z रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ लाइन एंड c रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट को। इस तरीके से उसने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया, लेकिन उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो z की वैल्यू है और जो यूजुअल z की वैल्यू होती है दैट लाइज, तो जो जनरली z की वैल्यू रिप्रेजेंट होती है 0.1 से 0.2 के बीच में। लेकिन जब एक लार्ज स्केल पे, एक लार्ज एरिया लाइक द एंटायर कंटिनेंट, जब कंप्लीट कंटिनेंट की बात करें तो z की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, कितनी 0.6 से 1.2। इसका मतलब स्लोप बिकम्स स्टीपर। कैसा बन गया स्लोप? स्टीपर बन गया। और बेटा यही वैल्यू है अगर फ्रूटिवोरस बर्ड्स और मैमल जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में देखे जाए अलग अलग कंटिनेंट की, तो यहाँ पे फ्रूटिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स, फ्रूटिवोरस बर्ड्स और मैमल्स के केस में ये स्लोप और भी ज्यादा स्टीपर बन जाता है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? जेड की वैल्यू 1 से 1.5 पर अगर हम ग्राफ को इसमें हाइपरबोलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है, जहां पे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, s इज इक्वल टू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, c a की पावर z। आपको ये सब चीजें क्लियर है? s अगेन स्पीसीज रिचनेस, c y इंटरसेप्ट, a एरिया और z क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। तो आपको ये पॉइंट से याद होते हैं कि यूजुअल वैल्यू क्या होती है, लार्ज स्केल पे स्लीपर वैल्यू में क्या आता है, फ्रूटिवोरस बर्ड जो अलग अलग कंटिनेंट की अगर हम स्टडी करें तो उस केस में जेड की वैल्यू क्या आती है। तो इक्वेशन से अगर आपको ग्राफ दिया जाता है ए और बी और आपको वहां से इक्वेशन पूछी जाती है कि किस तरीके से स्पीसीज रिचनेस रिप्रेजेंट करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला के थ्रू, और अगर हम इस हाइपरबोलिक फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हम स्पीसीज रिचनेस को इस फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ओके बच्चों, देखो बेटा ये तो हमने चीज स्टडी कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि एक इकोसिस्टम के लिए स्पीसीज की डाइवर्सिटी का क्या रोल होता है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास दो इकोसिस्टम है, एक जगह पे स्पीसीज डाइवर्सिटी कम है, एक जगह पे ज्यादा है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। किस वजह से? सबसे पहले तो क्या होगा, जितनी ज्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है वहां पे प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, और प्रोडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। सेकेंड थिंग क्या होगी, जो रिसाइलेंस प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिजम्स की। रिसाइलेंस का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रॉय हो जाना और दोबारा से रीग्रो कर जाना, ये पावर भी हमें स्टेबल इकोसिस्टम में ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम इकोसिस्टम की हेल्थ को देखें तो देखो एक इकोसिस्टम की हेल्थ कब ज्यादा अच्छी रहती है, जब उसके अंदर स्पीसीज ज्यादा हो। अगर एक इकोसिस्टम से हम बहुत सारी स्पीसीज हैं, उनमें से कुछ एक स्पीसीज खत्म हो जाए तो इकोसिस्टम की हेल्थ बहुत ज्यादा अमाउंट में इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन अगर वहां से स्पीसीज का नंबर बहुत ज्यादा अमाउंट में कम हो जाता है तो इकोसिस्टम है वो बहुत बैडली तरीके से इफेक्ट होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए पॉल अर्लिच ने एक राइडेड पोपेट हाइपोथेसिस दिया गया था, जिसमें उसने एक एरोप्लेन को कंप्लीट इकोसिस्टम माना था, और एरोप्लेन के अंदर जितनी भी राइडेट्स होती हैं उनको उसने स्पीसीज माना था। तो एक एरोप्लेन में से अगर पैसेंजर राइडेट्स को निकालना शुरू कर दें तो स्टार्टिंग में एरोप्लेन की जो फ्लाइट सेफ्टी होती है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सारे के सारे पैसेंजर क्या करने लगे कि उसकी विंग में से राइडेट्स निकाल के घर पे लेके जाने लग जाए, तो एरोप्लेन इतना ज्यादा वीक हो जाता है कि उसकी फ्लाइट सेफ्टी बहुत बैडली इफेक्ट होगी और एक टाइम पे एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। सेम उसी तरीके से अगर हमारे इकोसिस्टम में से बिगिनिंग में एक या दो स्पीसीज खत्म होती हैं तो वो हमारे इकोसिस्टम को बहुत वीक नहीं बनाती है। जैसे कि सपोज करो कि एक फॉरेस्ट में 20,000 स्पीसीज हैं आंट की, अगर 20,000 में से 5,000 भी खत्म हो गई, 15,000 रह गई हैं आंट की स्पीसीज, तो भी वो बहुत ज्यादा
इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कि वहां से 18,000 स्पीसीज डैमेज हो जाती है और सिर्फ 2,000 स्पीसीज बचती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हमारे इकोसिस्टम पे इफेक्ट होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इकोसिस्टम के ऊपर स्पीसीज की डाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट देखेंगे हम प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में क्या बताएंगे, मोर विल बी द स्पीसीज डाइवर्सिटी, मोर विल बी द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। तो क्या बताया बेटा इसमें कि मोर विल बी द स्पीसीज डाइवर्सिटी, मोर विल बी द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। सेकेंड थिंग क्या होता है बेटा कि अगर हम एक स्पीसीज डाइवर्सिटी की ग्राफ पे बात करते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, तो कौन सा इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, अगर उसका बायोमास है में उसमें वेरिएशंस कम होंगे। ठीक है। तो डेविड टिलमैन थे, उसने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या बताया, डेविड टिलमैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर उसने डेविड टिलमैन ने कंफर्म किया कि लार्ज साइज के आउटडोर प्लॉट बनाए। ठीक है, उसने क्या बनाया, लार्ज साइज के आउटडोर प्लॉट बनाया। उसने ये देखा कि जितने ज्यादा बायोमास में वेरिएशंस कम होंगे उतने ही ज्यादा इकोसिस्टम स्टेबल होगा। अब बायोमास में वेरिएशंस कम कब होंगे, एक जगह पे स्पीसीज ज्यादा है और एक जगह पे कम है, तो बायोमास कौन सा कम वेरिएट करेगा, जहां पे स्पीसीज ज्यादा है। तो उसने क्या बताया कि लेस विल बी द वेरिएशन इन द बायोमास, more will be the stability of ecosystem। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। थर्ड थिंग क्या है, रीसाइलेंस पावर ऑफ एन इकोसिस्टम विल बी मोर बायोडाइवर्सिटी। जिसकी बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रीसाइलेंस पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में। ठीक है, फोर्थ हम देखेंगे इकोसिस्टम हेल्थ। इकोसिस्टम हेल्थ में हम क्या कैसे बताते हैं कि अगर हम एक इकोसिस्टम में से बिगिनिंग में थोड़ी सी स्पीसीज कम होती हैं तो वो इकोसिस्टम की हेल्थ को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि लेस डिक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीसीज विल नॉट मेजरली हार्म द इकोसिस्टम, लेकिन बट इफ large number of species will destroy, if large number of species will be destroyed, then ecosystem will be badly affected। तो इकोसिस्टम बैडली अफेक्ट होगा। और इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया था, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था पॉल आर्लिच। एक साइंटिस्ट, उन्होंने अपने हाइपोथेसिस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है, पॉल आर्लिच ने एक्सप्लेन किया इन हाइपोथेसिस, रेवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें पॉल आर्लिच ने क्या बताया, पॉल आर्लिच ने एक हाइपोथेसिस दिया दैट इज नोन एज राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हाइपोथेसिस और राइवेट-पॉपर हाइपोथेसिस के अंदर उसने एक एरोप्लेन को कंसीडर किया एज एन इकोसिस्टम, और उसमें हाइपोथेसिस में भी वही एरोप्लेन को कंसीडर किया एज एन इकोसिस्टम और राइवेट को कंसीडर किया उसने एज ए स्पीसीज। ठीक है, उसने क्या बताया कि बिगिनिंग में जो पैसेंजर होते हैं, अगर वो बिगिनिंग में पैसेंजर एक या दो राइवेट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो इट डज नॉट अफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी ऑफ द एरोप्लेन। लेकिन अगर सारी की सारी राइवेट, मैक्सिमम राइवेट एरोप्लेन में से निकाल ली जाए तो एरोप्लेन है वो उसकी फ्लाइट सेफ्टी काफी डेंजरस हो जाएगी एंड इट मे गेट क्रश्ड। सेम हैपन इन द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम में से एक दो स्पीसीज
क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती है, तो वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर इकोसिस्टम में से मैक्सिमम स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो जाए तो दैट विल कॉज डिलीटरियस इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम। ठीक है भाई, तो ये मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस बताई है इकोसिस्टम के लिए। इसके आगे हम स्टडी करेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।